हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए पढ़ाने जा रहा हूं सिंपल फ्यूचर टेंस का एक पार्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। वो इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे इसके अकॉर्डिंग। तो आप लोग देखेंगे सभी लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस का, ठीक है जी। हाँ तो देखो, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था सिंपल फ्यूचर टेंस के मतलब अंडर में आता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस ये एक सी पार्ट है, अर्थात तीसरा पार्ट है इसका। तो इसके बारे में मैंने अभी बताया था। तो इसमें जो रूल्स हैं वो इस प्रकार से हैं। जैसा कि आप पहले तो ये समझ लें, आप जानते ही हैं इंटरोगेटिव के लिए हिंदी में हम प्रश्नवाचक कह सकते हैं या फिर प्रश्न सूचक कह सकते हैं, और सेंटेंस को वाक्य। कुल मिलाकर इसकी जो हिंदी हुई वो प्रश्नवाचक या फिर प्रश्न सूचक वाक्य होती है। तो इसमें रूल्स होते हैं 7 रूल्स। कितने रूल्स होते हैं? 7 रूल्स। पहला रूल्स जो आपका होता है वो है कि यदि हिंदी वाक्य के आरंभ में या शुरू में या प्रारंभ में कुछ भी कह सकते हैं आप, क्या शब्द दिया गया होगा? क्या दिया गया होगा? क्या तो क्या शब्द दिया गया होगा? तो वाक्य का जब हम अंग्रेजी में रूपांतरण करेंगे या फिर वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो हम क्या शब्द की अंग्रेजी वाहट नहीं लिखते हैं। क्या शब्द की अंग्रेजी वाहट नहीं लिखते हैं। हम करते क्या हैं कि जो भी हेल्पिंग वर्ब है, कह सकते हैं वर्ब, इसकी जो होती है वो आपकी फ्यूचर में बिलिया सेल होती है। वर्ब कौन सी वर्ब होती है? बिलिया सेल। तो बिलिया सेल को ही हम पर्सन के अनुसार, अब तक जैसे कि प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस था तो उधर हम सब्जेक्ट के अनुसार रखते हैं, मतलब वाक्य के शुरू में इनको वर्ब को। लेकिन इसमें पर्सन होता है फ्यूचर में, सब्जेक्ट नहीं होता है। एक वचन करता है, बहुवचन करता है, ऐसा कुछ नहीं होता है फ्यूचर में। फ्यूचर में होता है पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। 3 पर्सन पाए जाते हैं इसमें। आपके तीनों पर्सन के अकॉर्डिंग इसमें हम करते हैं। तो इसमें हम पर्सन के अनुसार बिल या सेल को वाक्य आरंभ में लिखेंगे। जैसे अगर हमारा पर्सन फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं हमारे आई और वी। तो आई और वी अगर हमारा है तो हम सेल के लिए वाक्य शुरू में रखेंगे। और बाकी जो पर्सन है सेकंड पर्सन, जैसे यू होता है, दाऊ होता है, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था। और नेक्स्ट जो है आपका थर्ड पर्सन ही, शीट या फिर दे इत्यादि दिया गया होगा। तो हम क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ बिल का यूज करते हैं, और फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन हैं आई और वी, उनके साथ हम शैल का यूज करते हैं। तो जैसा कि पर्सन अगर फर्स्ट पर्सन का दिया गया होगा तो शैल को वाक्य आरंभ में लिखेंगे, और सेकंड पर्सन का या फिर थर्ड पर्सन का दिया हुआ होगा पर्सन तो हम वाक्य आरंभ में बिल को लिखेंगे, ठीक है। तो पहला जो रूल दिया है हमने, उसमें कहा गया है कि यदि हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द दे रखा हो तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय क्या कि अंग्रेजी वाहट नहीं लिखते हैं, बल्कि हम करते हैं ये कि पर्सन के अनुसार बिल या सेल को ही वाक्य शुरू में लिखते हैं। नेक्स्ट रूल सेकंड दिया है हमने कि यदि हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द दिया हो और वाक्य नेगेटिव हो, अर्थात वाक्य में नहीं अथवा कभी नहीं या फिर कदापि नहीं, कदाचित नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं इत्यादि शब्द दे रखे हों, तो हम क्या करते हैं, इन शब्दों की अंग्रेजी नॉट या नेवर या फिर नो जो होती है, इसके लिए हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका 3 नंबर कि यदि हिंदी वाक्य के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या, कितने, कौन, किसको, अर्थात कोई इंटरोगेटिव वर्ड दे रखा हो, क्या दे रखा हो, कोई इंटरोगेटिव वर्ड, तो हम वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इनकी अंग्रेजी व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाट, हाउ मेनी आदि के लिए वाक्य शुरू में लिखते हैं। जब भी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो वाक्य शुरू में लिखते हैं। तो इस तरह से। और नेक्स्ट जो 4 नंबर रूल है आपका वो ये है कि यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई इंटरोगेटिव वर्ड दिया हो, अर्थात वही कब, कहां, क्यों, कैसे सभी वर्ड दिए गए हों, इस तरह के कोई भी वर्ड, तो हम और हाँ सेंटेंस नेगेटिव हो, क्या हो, सेंटेंस नेगेटिव हो, तो हम करते क्या है, जो भी हमारा है नॉट या नेवर या फिर नो, इसके लिए हम सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। ये रूल नंबर 4 में इसका जिक्र किया गया है। यहाँ पर देखो, तो फर्स्ट रूल में देखो, रूल को आप जानते हैं हिंदी में नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नियम। यदि हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द दिया गया हो और वाक्य अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हम क्या करेंगे, क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखी जाती है।
बल्कि वर्ब क्रिया जिसे हम हिंदी में कहते हैं विल या शैल को ही पर्सन पुरुष के अनुसार वाक्य के आरंभ में लिखा जाता है। नेक्स्ट रूल सेकंड है अर्थात नियम 2 है, वो आपका है यदि हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द दिया गया हो और वाक्य नेगेटिव हो। नेगेटिव को आप जानते हैं हिंदी में कुछ लोग नकारात्मक कहते हैं और कुछ लोग निषेधात्मक कहते हैं। नकारात्मक हो तो क्या करेंगे, अर्थात वाक्य में नहीं, कभी नहीं, कदापि नहीं, कदाचित नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं आदि शब्द दिए गए हों तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इनकी अंग्रेजी नॉट, नेवर या फिर नो को सब्जेक्ट कर्ता के बाद लिखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट रूल आपका थर्ड है अर्थात नियम 3 है आपका, यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई इंटेरोगेटिव वर्ड, जिसे हिंदी में कुछ लोग तो कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द और कुछ लोग कहते हैं प्रश्नसूचक शब्द, कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या, कितने आदि शब्द दिए हो तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इनकी अंग्रेजी व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाट, हाउ मेनी आदि को वाक्य के आरंभ में लिखा जाता है या फिर शुरू में लिखा जाता है या प्रारंभ में लिखा जाता है, एक ही बात होती है, आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट रूल है आपका 4, यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई इंटरोगेटिव वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द दिया हो, ठीक है, और वाक्य नेगेटिव हो, मतलब प्रश्नवाचक शब्द भी दिया गया हो और वाक्य कैसा हो, नेगेटिव हो, अर्थात वाक्य में नहीं, कभी नहीं या फिर कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, कदाचित नहीं, कदापि नहीं, ये कोई भी वर्ड दिया गया हो तो हम करेंगे क्या, वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय नॉट, नेवर या फिर नो को सब्जेक्ट कर्ता के बाद ही लिखा जाता है, मतलब इसमें भी कर्ता के बाद ही लिखा जाएगा, अर्थात ये हुआ। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे। और नेक्स्ट आपके जो 4 रूल अभी तो यहाँ हो गए, नेक्स्ट आपके जो 3 रूल रह गए वो अभी रिटर्न किए देते हैं। ठीक है, तो देखेंगे आप। तो नेक्स्ट आपका रूल है 5 नंबर, जिसमें कहा गया है कि हिंदी के वाक्य के बीच में यदि आपका कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन दिया हो, क्या दिया गया हो, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव को हिंदी में आप लोग जानते ही हैं प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक कहते हैं, प्रोनाउन को कहते हैं सर्वनाम, अर्थात कोई प्रश्नवाचक सर्वनाम दे रखा हो कौन या किसने आदि, तो आप क्या करेंगे, अंग्रेजी में वाक्य जब अनुवाद करेंगे तो इनकी अंग्रेजी हु या व्हाट आदि को ही, हु या व्हाट आदि को ही वाक्य आरंभ में लिखेंगे या शुरू में लिखेंगे इंग्लिश में बनाते समय। ठीक है। नेक्स्ट रूल आपका 6 है, यदि हिंदी के वाक्य के बीच में कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन दिया हो और वाक्य हो नेगेटिव, क्या हो, नेगेटिव हो, अर्थात निषेधात्मक वाक्य हो, उसमें नहीं, कभी नहीं या कदापि नहीं, कदाचित नहीं इत्यादि कोई वर्ड दे रखा हो तो वाक्य अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते समय आप क्या करेंगे, इन शब्दों की अंग्रेजी जो होती है नॉट या नेवर या नो, इनको आप सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं वैसे, लेकिन इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप बिल के बाद लिखेंगे। किसके बाद लिखेंगे, बिल के बाद। क्यों, क्योंकि इसमें इंटरोगेटिव जो प्रोनाउन है वही सर्वनाम है, अर्थात वो एक सब्जेक्ट का काम स्वयं करता है। जब सब्जेक्ट का काम स्वयं करेगा तो हमें वही सब्जेक्ट मिल गया, उसके बाद हम बिल को रखेंगे। शैल इसमें आता नहीं है क्योंकि शैल जो आता है वो फर्स्ट पर्सन के अनुसार आता है, आई के और बी के साथ, आई और बी इसमें मिलेंगे ही नहीं तो आप लिखोगे कहां से, इसलिए बिल आता है इसमें, उसके बाद में आप क्या लिखेंगे, नॉट या नेवर को लिखेंगे, उसके बाद बी जरूर लिखते हैं क्योंकि होगा इत्यादि मतलब वर्ड आते हैं, जैसे ये मैंने लिखवाए हैं होंगे या फिर नेक्स्ट जो है होगा, ऐसे दागी के बाद में आता है, इसलिए इसमें बी का भी यूज होता है। ठीक है, मैंने पिछले टाइम बताया ये आपको। फिर नेक्स्ट जो रूल है आपका वो 7 है, इन वाक्यों के लास्ट में, अंत में मार्क ऑफ इंटरोगेशन, जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, इस तरह से लिखा जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह, ये अवश्य लिखा जाता है इनके लास्ट में। कुछ लोग मार्क ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं, कुछ लोग सिंबल ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं, कुछ लोग क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है, तो कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट आपका जो फार्मूला है वो है, जिसको फार्मूले को आप लोग जानते हैं हिंदी में सूत्र कहा जाता है। फर्स्ट नंबर फार्मूला है आपका बिल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट या नेवर, नो प्लस बी प्लस ओबीजे अर्थात ऑब्जेक्ट प्लस ओडब्ल्यू अर्थात अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं लास्ट में।
ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर का फॉर्मूला है, सूत्र है, वो QW, Q फॉर क्वेश्चन, W फॉर वर्ड। क्वेश्चन वर्ड अर्थात प्रश्नवाचक शब्द कोई भी आ जाएगा, कब, कहां, क्यों, कैसे वाला। तो इंग्लिश में आएगा ये व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हाउ, मतलब ये हाउ मेनी इत्यादि आ जाएगा। फिर उसके बाद में बिल या सैन को लिखेंगे हम पर्सन के अनुसार, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट या नेबर या नो कुछ दिया गया होगा, नहीं अथवा कभी नहीं, उनको लिखेंगे। उसके बाद बी लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कर्म जिसे हम कहते हैं, उसके बाद OW अर्थात अदर वर्ड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे हम। फिर नेक्स्ट जो फॉर्मूला थर्ड नंबर में है इंटरोगेटिव प्रोनाउन के लिए, सूत्र वो इस प्रकार से है, आईपी। आईपी मींस क्या होता है, आई का फुल फॉर्म होता है इंटरोगेटिव, पी फॉर होता है प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे हु या व्हाट आदि कोई दिया गया होगा, तो कौन या किसने, उनकी इंग्लिश यहाँ हु या व्हाट लिखेंगे अर्थ के अनुसार, प्लस में बिल लिखेंगे, प्लस में नॉट या नेबर या नो लिखेंगे। यदि दिया गया होगा, नहीं, कभी नहीं या कदापि नहीं कोई शब्द, तो नहीं दिया गया होगा तो ये नहीं लिखेंगे, प्लस बी लिखेंगे, प्लस में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस अदर वर्ड लिखेंगे, प्लस में क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, इस तरह से। अब फॉर एग्जाम्पल, उदाहरणार्थ, जैसे हिंदी में कहते हैं फॉर एग्जाम्पल उदाहरणार्थ, ठीक है। कुछ लोग फॉर एग्जाम्पल उदाहरणार्थ ना कहके कह देते हैं इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल। क्या कह देते हैं, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल, साधित उदाहरण, जिसकी हिंदी होती है साधित उदाहरण। कुछ लोग केवल एग्जाम्पल कह देते हैं, यहाँ पर कुछ भी कह सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो एग्जाम्पल है वो इस तरह से है। पहला आपका, क्या तुम आज अपने घर में होगे, तो देखो तुम होगे, तुम कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, तुम है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, यू, ठीक है। तो सेकंड पर्सन में हम बिल लिखते हैं, फर्स्ट पर्सन में केवल से लिखते हैं, सेकंड और थर्ड में क्या लिखते हैं, बिल। तो बिल, फिर तुमको अंग्रेजी में कहते हैं यू, फिर बी तो लिखेंगे ही लिखेंगे हम सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि होगा, होगी, वर्ड दिए गए होते हैं इसमें, इसलिए। फिर उसके बाद कहाँ हो गए, अपने घर में, मे की इंग्लिश इन होती है, और अपने, मैंने बताया यू के साथ अपने की अंग्रेजी जो लगाते हैं वो योर होती है, ठीक है। फिर होम, घर, टुडे मीन्स आज। कुछ लोग ऐसे बना देते हैं, कुछ लोग कह देते हैं विल यू बी टुडे इन योर होम, टुडे यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेकंड नंबर है, राजेश कल कहाँ होगा। देखो क्वेश्चन मार्क सामने आ रहा है, मैंने बताया था 7 नंबर रूल में कि इन वाक्यों के लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य आता है। तो कहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसकी इंग्लिश सबसे पहले वेयर, उसके बाद राजेश के अनुसार विल या शैल, तो राजेश थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए विल आएगा। तो वेयर विल राजेश बी टुमारो, इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से आप देखेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग ही आप बनाएंगे फॉर्मूला, अच्छी तरह कंठस्थ कर लेंगे या अर्थात याद कर लेंगे, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप सही से याद तो कर सकते हैं रूलों को, लेकिन इसका जो यूजेस है वो सही से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इनका यूजेस आपको आना चाहिए, वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप वर्ब या फिर सब्जेक्ट को या फिर कह सकते हैं अदर वर्ड को या इंट्रोगेटिव वर्ड को रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस है फॉर एग्जाम्पल के लिए, वो थर्ड नंबर है इंटरोगेटिव प्रोनाउन वाला सेंटेंस, ठीक है। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन इसमें क्या है, कौन, अर्थात अभी कमरे में कौन होगा, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। तो इसकी जो अंग्रेजी है वो सबसे पहले लिखेंगे हम सेंटेंस के, ठीक है, हु, फिर विल बी। देखो कभी भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है तो हम थर्ड पर्सन मानते हैं उसे, इसलिए विल लगते हैं हमेशा। तो हु विल बी में इन द रूम, मतलब अभी कमरे में कौन होगा, तो हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे हु विल बी इन द रूम। सबसे पहले ये आ गया हु, कौन, उसके बाद में विल बी मतलब होगा की अंग्रेजी, उसके बाद में मे की अंग्रेजी, उसके बाद में द रूम कमरे की अंग्रेजी, ठीक है। इस तरह से आप बनाएंगे और रिहर्सल करेंगे, जो भी अल्फाबेट एक्स्ट्रा होगी आपकी बुक में वो आप देखेंगे, एक बार बनाएंगे जरूर, ठीक है। और इसी तरह वीडियो आपको मिलते रहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन प्लीज।